नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और आज ज्योतिष एक विज्ञान है भाग 2 में कुछ ऐसे विषयों की चर्चा करने वाले हैं जिसके विषय में आज की पीढ़ी को कम ही नॉलेज है या ना के बराबर जानती है, क्योंकि आज की पीढ़ी केवल विदेशी वैज्ञानिकों को ही जानती है क्योंकि उनकी पुस्तकों में वही सब पढ़ाया जा रहा है। इसीलिए वो वही सब जानती है जितना उन्हें पढ़ाया जा रहा है। और आज की पीढ़ी को अपने हमारे प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों के बारे में नहीं पता है, उन्हें कम ही नॉलेज है। जैसे आर्यभट्ट के बारे में हो गया। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे, महान ज्योतिषाचार्य थे, खगोल शास्त्री थे। उनके बारे में लोगों को कम ही जानकारी है। महर्षि कनाद जो परमाणु सिद्धांत के जनक माने जाते थे, उनके बारे में आज की पीढ़ी नहीं जानती है। बौधायन जो शुल्ब शास्त्र के रचयिता थे, उनके बारे में आज की पीढ़ी को नॉलेज नहीं है। तो आइए हम इन्हीं सभी चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सूर्य को सभी ग्रहों की गतियों का केंद्र माना गया है। यह सिद्धांत सबसे पहले पूरी विश्व भर में किसने दिया था? तो आइए जानते हैं। आधुनिक ज्ञान एवं विज्ञान के अनुसार निकोलस कॉपरनिकस ने इस सिद्धांत को पूरी विश्व भर में बताया था। निकोलस कॉपरनिकस का जन्म 19 फरवरी 1473 ईस्वी में पोलैंड, यूरोप में हुआ था और आज के विज्ञान के अनुसार सर्वप्रथम निकोलस कॉपरनिकस ने ही क्रांतिकारी सूत्र दिया था कि पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। उन्होंने ये बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर रोज एक चक्कर लगाती है। आज के वैज्ञानिकों के अनुसार कॉपरनिकस ने ही यह सिद्धांत दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और विदेशी वैज्ञानिकों की दी गई जानकारी को ही आज की पीढ़ी जानती है एवं समझती है। दूसरी तरफ बात करते हैं आर्यभट्ट की। तो आर्यभट्ट का जन्म काल 476 ईस्वी का है, जो कि 5वीं शताब्दी कहलाती है। 5वीं शताब्दी के हमारे भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने सूर्य केंद्रित मॉडल का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार सूर्य को सभी ग्रहों की गतियों का केंद्र माना गया है, यानी सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह घूमते हैं। तो दोस्तों, आप ये खुद समझ सकते हैं कि मेहनत किनकी है और नाम किनका हो रहा है। पूरे विश्व भर में आज निकोलस कॉपरनिकस को जान रहे हैं कि उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आर्यभट्ट का जो जन्म काल था 5वीं शताब्दी का था और निकोलस कॉपरनिकस का जन्म 16वीं शताब्दी में था। तो आप ये अंतर खुद ही समझ सकते हैं। आर्यभट्ट की प्रारंभिक शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथों में गणित, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र आदि से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत किया था। आर्यभट्ट की 2 प्रामाणिक रचनाएं हैं, आर्यभट्टीय एवं आर्यभट्ट सिद्धांत। वर्तमान में आर्यभट्ट के बहुत से ग्रंथ लुप्त हो चुके हैं। आर्यभट्ट ने बिना किसी तकनीक विधि का ही ये बता दिया था कि दिन रात होने का कारण पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना होता है, और ये भी बता दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से ही दिन एवं रात होते हैं। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि उन्होंने वृत्त के व्यास और परिधि का अत्यंत सूक्ष्म अनुपात बताया कि 20,000 व्यास के वृत्त की परिधि 62,832 होती है, अर्थात व्यास की परिधि 3.1416 गुणित है। आधुनिक जानकारी की ये बहुत ही निकटतम है। आधुनिक मान को देखा जाए तो आधुनिक मान 3.141597 है। आर्यभट्ट की गणना के अनुसार पृथ्वी की परिधि का मान 39,968 किलोमीटर थी, जो वर्तमान के वैज्ञानिकों के अनुसार 40,074 किलोमीटर है, जो कि मात्र 0.27% नहीं से भी कुछ कम है। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल शास्त्र से संबंधित बहुत सी अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। उन्होंने अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, खगोल विज्ञान इत्यादि से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उन्होंने वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को पाई का नाम दिया। उन्होंने पाई का मान 22/7 या 3.1416 बताया। उन्होंने दशमलव प्रणाली की भी खोज की।
आर्यभट्ट ने बताया था कि एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 23 घंटे 26 मिनट और 1 सेकंड का होता है। एक पूरा वर्ष 365 दिन और 6 घंटे का होता है। इस कारण हर चौथे वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। आर्यभट्ट ने सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक ढंग से समझाया कि जब पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया जितनी बड़ी होगी, सूर्य ग्रहण उतना ही बड़ा होगा। एवं चंद्र ग्रहण के बारे में बताया कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। अब आइए गणित की बातें करते हैं। तो आज की पीढ़ी पाइथागोरस गणितज्ञ को सभी लोग जानते होंगे। पाइथागोरस यूनान के एक महान गणितज्ञ थे जो गणित के क्षेत्र में इन्हें आज भी पाइथागोरस के प्रमेय के लिए ख्याति प्राप्त है। और दूसरी तरफ हमारे प्राचीन भारत के प्राचीन गणितज्ञ एवं दार्शनिक की बात करें तो बौधायन महर्षि का नाम आता है। इन्होंने पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही बौधायन ने ज्यामिति के सूत्र बता दिए थे। बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र तथा श्रित सूत्र के रचयिता थे। आचार्य बौधायन लगभग 1200 से 800 ईसा पूर्व में ही शुल्ब सूत्रों को रच लिया था। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति, रेखा गणित एवं ज्यामिति को ही शुल्ब शास्त्र कहा जाता था। ज्यामिति के विषय में प्रामाणिक मानते हुए सारे विश्व में आज यूक्लिड की ही ज्यामिति पढ़ाई जाती है। परंतु ये सबको मालूम होना चाहिए कि जो आज पाइथागोरस के प्रमेय या ज्यामिति शास्त्री यूक्लिड से पूर्व ही भारत में रेखा गणित ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज हो चुकी थी और उन रेखा गणितज्ञों में बौधायन का नाम सर्वोपरि है। अपने एक सूत्र में बौधायन ने समकोण त्रिभुज के विकर्ण के वर्ग का नियम दिया है। उन्होंने एक श्लोक में स्पष्ट दर्शाया है कि दीर्घ चतुष्स्या छण्या रज्जो पार्श्वमानी त्रिकमानी च यत्र पृथ्वीभूति कुरु तस्ते दुर्मियम करोति। यथार्थ दीर्घ चतुर्सम यानी कि आयत को कहते हैं, रज्जु विकर्ण को बोलते हैं, चैत्र का अर्थ यहाँ वर्ग होता है, पार्श्वमानी आधार को कहते हैं, त्रियांगमानी यानी लंब को कहते हैं। अर्थात एक आयत का विकर्ण उतना ही क्षेत्र इकट्ठा करता है जितना कि उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग बनाती है। यही सूत्र पाइथागोरस में भी बताया गया है। तो अब ये बताएं कि जो बौधायन ने जो सूत्र लिखा था उसी सूत्र को पाइथागोरस ने भी रिपीट किया है, तो ये तो सरासर चिटिंग हुई उनकी। दूसरे सूत्र में बौधायन ने किसी वर्ग के क्षेत्रफल के समान क्षेत्रफल बनाने वाले वृत्त की रचना की विधि बताई है। इस सूत्र में वो लिखते हैं कि चतुरस्रम मंडले चिकीर्षणम अध्यार्धम मध्यात्म प्राचीमभ्याः पातयेत यदिते शिष्यते तशेषः तृतीयेन मंडलम परिलिखेत। अर्थात वर्ग के विकर्ण का आधा करो तो यह वर्ग की भुजा से x बड़ा होगा। एक और सूत्र में बौधायन ने किसी वर्ग के विकर्णों की लंबाई का परिमाण उस वर्ग की भुजाओं की लंबाई का फलन के रूप में दिया है। दूसरे शब्दों में या 2 के वर्गमूल का मान निकालने की विधि बताई है। और भी कई सारे प्रमेय सूत्र बौधायन ने अपनी पुस्तक में पहले ही रच ली थी। बौधायन का जन्म 700 ईसा पूर्व हुआ था एवं पाइथागोरस का जन्म 570 ईसा पूर्व हुआ। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना साल का अंतराल है, यानी पाइथागोरस के बहुत पहले ही बौधायन ने गणित के काफ़ी सारे सूत्र लिख चुके थे। अब आइए बात करते हैं परमाणु बम की। तो आचार्य कणाद प्राचीन भारत के राज्य गुजरात के द्वारिका के पास 600 वर्ष ईसा पूर्व में जन्मे थे। वे अपने बचपन में आकाश में सितारों की गिनती करने में काफ़ी रुचि रखा करते थे और उस समय के लिए जो कि बहुत ही मुश्किल काम था, उन्हें विज्ञान सीखने और परमाणु ऊर्जा की खोज के बारे में काफ़ी गहरी रुचि रहती थी। परमाणु सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद बताते हैं कि भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्माति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से होती है। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद थे। यह बात बहुत बाद में आधुनिक युग के अणु विज्ञानी जॉन डाल्टन, जो कि 1766 ईस्वी में जन्मे थे, उन्होंने यह बात मानी। महर्षि कणाद ने गति के नियम न्यूटन से पूर्व ही 3 नियम बताए थे। सर आइजैक न्यूटन ने 5 जुलाई 1687 को
अपने कार्य फिलोसॉफी नेचुरेलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गति के इन 3 नियमों को प्रकाशित किया। उनके प्रकाशन में था वेगः निमित्त विशेषात् कर्मणो जायते नियतधिके क्रिया प्रबंध हेतु वेगः संयोग विशेष विरोधी, अर्थात वेग या मोशन पांचों द्रव्यों पर निमित्त व विशेष कर्म के कारण उत्पन्न होता है तथा नियमित दिशा में क्रिया होने के कारण संयोग विशेष से नष्ट या उत्पन्न होता है। तीसरा खोज उनका गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है, जिनके जनक ऋषि कणाद थे। पश्चिम जगत में तो यह मान्यता है कि 1687 से पहले सेब कभी जमीन पर गिरा ही नहीं था। जब सेब जमीन पर गिरा तभी पूरी दुनिया को समझ में आया कि धरती में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है। कितनी हास्यास्पद बातें हैं ये। हालांकि इस शक्ति को विस्तार से सबसे पहले ऋषि भास्कराचार्य ने ही समझाया था। न्यूटन की गति के नियमों की खोज से पहले भारतीय वैज्ञानिक एवं दार्शनिक महर्षि कणाद इस सूत्र की खोज पहले ही कर ली थी। इस खोज में सबसे पहले अहम चीज जो उन्हें प्राप्त हुई थी पश्चिमी जगत के वैज्ञानिकों को, तो वह थी भारतीय दर्शन शास्त्र। परमाणु बम के बारे में आज सभी लोग जानते हैं कि यह कितना खतरनाक है। आधुनिक काल में इस बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर हैं। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 में कई वैज्ञानिकों ने काम किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया था। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी लगभग 913 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विख्यात इतिहासकार टी.एन. कोलेबुरक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात है। दोस्तों, जो आज मैंने वीडियोस बनाए हैं कि हमारे प्राचीन भारत में कितने महान महान ज्ञानी महापुरुषों ने जन्म लिया, महान गणितज्ञ थे, महान शुल्ब शास्त्र के रचयिता थे, परमाणु सिद्धांत के जनक थे, यहाँ कितने महान पुरुषों ने जन्म लिया। ये सारी चीज़ें हमारे पुस्तकों में नहीं पढ़ाई जा रही है। इसी वजह से आज की पीढ़ी भी इन सभी चीज़ों से अनभिज्ञ है। दोस्तों, लोगों को ये नहीं पता है कि जो हमारे प्राचीन भारत के जितने भी महान महापुरुष थे, खगोल शास्त्री थे, चाहे गणितज्ञ थे, चाहे सर्जन शास्त्र थे, जो कोई भी थे, उन्होंने जो भी पुस्तकें लिखी थी, उन्हीं पुस्तकों के माध्यम से विदेशी वैज्ञानिक ज्ञान लेकर के अपना प्रचार प्रसार पूरे विश्व भर में कर रहे हैं। इसी वजह से आज सभी लोग विदेशी वैज्ञानिकों को ही श्रेय दे रहे हैं। दोस्तों, हमारा भारत बहुत ही महान है। हमारे भारत जैसा ज्ञान किसी और देश में नहीं है। आप लोगों को इसे पहचानने की आवश्यकता है। फिर ज्योतिष एक विज्ञान है भाग 3 में कुछ ऐसे वैज्ञानिकों की चर्चा लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। नमस्ते।